बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम अपना पहला सबक देख रहे हैं जो कि है ब्रीफ ऑन ओवरऑल रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसेस यूजिंग फ्लो चार्ट। और हम सेक्शन 114, 116 और 119 देख लेंगे। असेसमेंट प्रोसेस की तो आगे बात करेंगे, लेकिन आज हमारा मेन फोकस होगा रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस पे। क्या डॉक्यूमेंट हम जमा कराते हैं और हमें एक्नॉलेजमेंट में क्या मिलती है, और फिर क्या हम उसे रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन हो तो क्या होगा। तो कुछ असेसमेंट के सेक्शंस को भी इसके अंदर हम टच कर लेंगे, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगी एक ऑर्गेनाइज पैटर्न के अंदर कि रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस कैसे वर्कआउट हो रहा होता है। देखिए, एक सेक्शन है, हम सेक्शन भी रेफर करेंगे ताकि आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसको लॉ के साथ भी कनेक्ट कर सकें। तो सेक्शन नंबर 114 सब सेक्शन 1, अगर जैसे 114 ब्रैकेट में 1 लिखा है, इसका मतलब है सेक्शन 114 है, और ये सब सेक्शन 1 है, और इसको हम अगर प्रॉपर लिखें तो लिखेंगे सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 114। ये इस सब सेक्शन में उन लोग पर्संस रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, उन लोगों की लिस्ट दी गई है जिनके बारे में ऑर्डिनेंस ये बताता है कि इन लोगों को अपनी रिटर्न जमा करानी है। तो आपने सबसे पहले अपने आप को, क्लाइंट को, आपसे जब क्यूरी की जाती है क्या आई एम सपोज टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम और नॉट, आई जस्ट हैव अ कार, आई जस्ट ओन ए प्रॉपर्टी, वेदर आई एम रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम और नॉट, आपको कहाँ जाना है, इस सेक्शन में जाके आपको देखना है। अच्छा, इस सेक्शन में बहुत सारी रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पर अगर आपने पिछले 2 साल में रिटर्न जमा कराई है तो यू हैव टू फाइल। इफ यू हैव एनटीएन नंबर देन यू हैव टू फाइल। you if you have taxable income then you have to file, and there are other multiple conditions जिसे आपने देखना है और अपनी रिटर्न जमा करानी है। ये जो रिटर्न होती है 114(1) की, इसे हम कहते हैं वॉलेंटरली, यानी कि आप एक अच्छे सिटीजन है पाकिस्तान के, आपने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और आपने अपनी रिटर्न जमा करा दी। अच्छा, मैं साथ साथ आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंट भी दिखाता जाता हूं, क्योंकि हमारा ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, हमें सब चीजें प्रैक्टिकली देखनी है ताकि जब हम कंसल्टिंग कर रहे हो तो हमारे लिए कोई नई चीज ना हो, हम सारे प्रोसेस को जानते हो, हमें डॉक्यूमेंट से आगाही हो। क्योंकि हमारे कोर्स का टाइटल क्या है कि अंडरस्टैंड, 3 चीजों की अंडरस्टैंडिंग। नोटिस क्या होते हैं, उनके रिप्लाईज कैसे बनने हैं, यहां से मैं आपको दिखाता हूं ताकि हमारे जहन में बिल्कुल क्लैरिटी हो कि एफबीआर के नोटिस क्या होते हैं, उसकी प्रैक्टिकल गाइडेंस, ड्राफ्टिंग रिप्लाईज, उसके ऊपर प्रैक्टिकल गाइडेंस, और आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अटेंड कर सकें टैक्स प्रोसीडिंग्स। तो बस ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव है। अच्छा जी, 114(1) को मैं पहले आपको दिखाता हूं, बल्कि पहले फ्लो बता देता हूं फिर डॉक्यूमेंट दिखाता हूं आपको। आपने 114(1) में रिटर्न जमा करा दी, तो अब क्या होगा। जब आप रिटर्न जमा कराते हैं तो पहले आपकी रिटर्न ड्राफ्ट में होती है, आप जब जमा करवा देते हैं तो आईआरएस में कंप्लीटेड टास्क में चली जाती है, वहां एक टैब होता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में मौजूद होती है। तो जब आप उसको डाउनलोड करके देखते हैं तो उस पे डॉक्यूमेंट डेट छपी हुई होती है, ड्राफ्ट में डॉक्यूमेंट डेट छपी हुई नहीं होती। लेकिन आप देखिएगा कि कंप्लीटेड टास्क में, डिक्लेरेशन में तो आपकी रिटर्न मौजूद है, लेकिन साथ ही एक और कैटेगरी दी हुई है असेसमेंट की। जब आप वहां जाकर देखेंगे, मैं आपको बल्कि साथ ही दिखा देता हूं, बल्कि इसको पहले फ्लो समझ लेते हैं फिर हम डॉक्यूमेंट्स रेफर कर लेंगे, बेहतर रहेगा। तो वहां असेसमेंट में आप देखेंगे आप ही की रिटर्न की एक डुप्लीकेट कॉपी बन के आ जाती है, लेकिन उस पर लिखा होता है 120 सबसेक्शन 1, और इसे हम कहते हैं डीम्ड असेसमेंट। ये क्या होती है, इसको अभी हम डॉक्यूमेंट्स तो देखेंगे, रिटर्न देखेंगे, पोर्टल देखेंगे, लेकिन ये समझने की क्या होती है। टैक्स रिटर्न फाइल्ड ट्रीटेड एज डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर, यानी जो रिटर्न आपने जमा कराई है, गवर्नमेंट उसको, एफबीआर उसे कैसे ट्रीट करता है ये देखिए। गवर्नमेंट एफबीआर उसे ऐसे ट्रीट करता है कि आप एक ईमानदार आदमी हैं और आपने जो वर्जन अपना जमा करवाया है वो बिल्कुल ठीक है, और आप ऐसा समझ लीजिए कि हमने आपके वर्जन का ऑडिट भी कर लिया और असेसमेंट इशू कर ली। ठीक है, असेसमेंट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो डीम्ड असेसमेंट का मतलब होता है, आप ये समझिए कि आपके रिटर्न वर्जन को जो आपने सबमिट किया है हमने देख लिया, हमने उसकी वेरिफिकेशन कर ली और वो ठीक है। तो इसे कहते हैं डीम्ड असेसमेंट। अगर ये नहीं होगी तो असेसमेंट गवर्नमेंट कब इशू करेगी, वो तो फिर पूरा चेक करेगी। तो डीम्ड असेसमेंट का मतलब है जैसे कि उसको चेक कर लिया गया। तो सेकंड डॉक्यूमेंट जब आप रिटर्न जमा करा देते हैं ये वाली, उसके बाद ब्लू रंग में एफबीआर का एक्शन है, पर्पल में आपका एक्शन है टैक्स पेयर का। तो 120 का ऑर्डर जनरेट हो जाता है। 120 के ऑर्डर से मुतालिक कुछ बातें मैंने लिखी हैं, इसको पढ़िए। ये 120 का जो ऑर्डर है, ये क्या है, इज अ सिचुएशन वेयर द टैक्स अथॉरिटीज एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन डिक्लेयर्ड इन योर टैक्स रिटर्न विदाउट फर्दर इंक्वायरी और वेरिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपके इस डॉक्यूमेंट को ऐसा समझते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और कोई इंक्वायरी नहीं करते। अदरवाइज तो वो 120(1) को इशू ही नहीं कर सकेंगे ना।
तो वो आपके वर्जन को एक्सेप्ट करते हैं विदाउट मेकिंग एनी इंक्वायरीज एंड दे इशू डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर। एक और बात भी है, इफ द taxpayer's return is not complete, the commissioner will notify him of the deficiencies notice under section 123। एक बात यहां पर से और निकल आई, वो क्या है, देखिए अगर ये जो 120 का ऑर्डर आपको इशू हो गया और इशू होने के बाद क्या होगा कि कमिश्नर उसको किसी वक्त देखेगा कि जी ये डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर तो हो गया है, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक जनरेट कर देना है विदाउट एनी क्यूरी। तो अगर कमिश्नर को कोई चीज नजर आती है उसमें कोई डेफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल आपने 7E का फॉर्म नहीं भरा, आपने रिटर्न की कॉपी साथ नहीं लगाई, तो वो आपको एक नोटिस दे सकता है। ये हम आगे देखेंगे, हमारे कोर्स आउटलाइन में इसके ऊपर पूरी डिटेल है, लेकिन यहाँ आप इतना याद रख लेंगे, आपका जहन खुल जाए कि आप कमिश्नर हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो 121 की असेसमेंट के बाद, डीम्ड असेसमेंट के बाद आप नोटिस कर सकते हैं 123 में कि जी आपने अकाउंट्स अटैच नहीं किए, आपको कंप्लीट रिटर्न जमा करानी थी। और कंप्लीट रिटर्न क्या होता है, 114 में लिखा है कि उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट लगे हों। आपने वेल्थ इसके साथ जमा नहीं कराई, वेल्थ के पर्टिकुलर्स नहीं भरे हुए। आजकल तो बहुत मशहूर 123 के नोटिस होते हैं कि आपने 7E नहीं भरा, कैपिटल एसेट का फॉर्म नहीं भरा आपने, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं हम। अब जब 114(1) की रिटर्न आपने जमा करा दी वॉलंटरली, आपको डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर आपको मिल गया, उसके बाद तीसरा स्टेप ये है, ये भी तो हो सकता है कि आपको खुद ख्याल आ गया कि मैंने जो रिटर्न जमा करवाई है वो ठीक नहीं है। तो आपने कहा भाई ठीक है, ठीक नहीं है, तो आपने रिवाइज रिटर्न जमा करा दी। पहले मैंने 100 रुपए की इनकम दिखाई थी, मुझे ख्याल आया कि मैंने इनकम ज्यादा दिखा दी है या कम दिखा दी है, तो मैं अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको, आपके पास ऑप्शन मौजूद है 114 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 6A हम देखेंगे कि जहां आपको यानी टैक्स पेयर कैन रिवाइज हिज रिटर्न ऑफ इनकम जो उसने 114(1) में जमा कराई है। अच्छा, जब आप रिवाइज रिटर्न जमा करा देंगे, इसका मतलब यह है कि आप अब इस 120(1) के ऑर्डर को खुद ब्रेक कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डीम्ड असेसमेंट थी इसको आपने फर्दर अमेंड कर दिया। ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया, अमेंड, फर्दर नहीं कहते हम, एक दफा पहली अमेंडमेंट है ये, तो अमेंड कर दिया आपने अपने ही ऑर्डर को। तो फिर क्या होता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर जनरेट करता है, इसे हम कहते हैं 122(3) का ऑर्डर, क्योंकि ये इशू होता है सेक्शन 122(3) में, और इस ये भी डीम्ड होता है। यानी आपकी रिवाइज रिटर्न को ऐसा नहीं है कि पहले जांच पड़ताल की जाएगी और फिर आप ऑर्डर इशू की, नहीं, आपने जो रिवाइज रिटर्न भी जमा कराई उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा उस वर्जन को, और आपको एक और डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक लफ्ज का इजाफा हो जाएगा, इसे कहेंगे डीम्ड अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि ये जो 120 की डीम्ड असेसमेंट थी इसको आपने अमेंड कर दिया, तो लिहाजा इसका नया नाम हो गया डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर के बजाय डीम्ड अमेंडेड असेसमेंट। तो अमेंडेड का लफ्ज इसमें इजाफा हो जाएगा। तो रिटर्न फाइलिंग का ये एक प्रोसेस है, सबसे पहले आप रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बाद आपको डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया जाता है, और उसके बाद अगर कोई गलती है तो आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न जमा करा सकते हैं, और रिवाइज रिटर्न जमा कराने पर डीम्ड अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है। एक बात और मैंने बताई कि जब आपको डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है तो क्या होता है, अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो ऑफिसर आपसे कहेगा कि आपने अपनी पूरी रिटर्न जमा कराने में फला चीज की अटैचमेंट भूल गए हैं या फला चीज की डिक्लेरेशन आप भूल गए हैं, बराए करम उसको 30 दिन में, 10 दिन में, जो भी उसने टाइम दिया पूरा कर दें। इसको हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन इसको मैं बता दूं, इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है 122(3) का और नोटिस अहम है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है, जैसा कि आपने जमा ही नहीं कराई। तो यहां तक हमारी पहली स्लाइड मुकम्मल हुई। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ, इसकी समरी भी मैंने कर दी आपके लिए। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि लोग आपसे ये कहते हैं कि भाई मैं रिटर्न जमा नहीं कराना चाहता, अब क्या होगा, एफबीआर क्या करेगा, और वो मिसालें देते हैं कि फला आदमी की तो इतनी माल है और इतने वो करोड़ों रुपए में खेलता है, इतना बिजनेस करता है, बट ही और शी हैज नॉट बीन फाइलिंग रिटर्न ऑफ हिज और हर रिटर्न ऑफ इनकम इनकम एवर। वो तो कभी भी नहीं करा रहे, हमें आप इतना डरा रहे हैं कि आप रिटर्न नहीं जमा कराएंगे तो इतनी पेनल्टी लग जाएगी वगैरह वगैरह। तो आप उसको कैसे समझाएंगे, आपका क्या जवाब होना चाहिए? देखिए, इस मॉड्यूल के अंदर आपने ये सीखना है कि आपको क्लाइंट की क्यूरीज को कैसे आंसर करना है, तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए, सवाल आने चाहिए। तो क्लाइंट की नजर से भी इसको देखें, ऑफिस आप एफबीआर के आदमी हैं तो इस नजर से भी आप देखें, या आप नोटिस को हैंडल करते हैं तो उस नजर से भी देखें। तो आप उसको ये कहेंगे कि भाई अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो क्या होगा, रिटर्न जब फाइल नहीं करेंगे तो ये होगा, इन कमिश्नर ओपिनियन अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, बट अब कमिश्नर की नजर में अगर एक आदमी ऐसा है, एक पर्सन, जब हम पर्सन की बात करते हैं हम कह देते हैं आदमी, लेकिन आदमी का मतलब है इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी। ठीक है, तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
ताकि ऐसा ना हो मैं बोलता रहूं जी और बिल्कुल आ रही है। ठीक है, ओके। तो कमिश्नर की ओपिनियन में उस आदमी को रिटर्न जमा करानी चाहिए। ये कहां लिखा है? ये लिखा है सेक्शन नंबर 114(4) में। कमिश्नर में रिक्वायर बाय नोटिस इन राइटिंग टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। देखिए लाल रंग ये अलर्ट है। आप कहेंगे देखें भाई, आप रिटर्न नहीं जमा करा रहे, मत जमा कराएं, हमारी बला से आपकी मर्जी। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर कमिश्नर ने ये ओपिनियन फॉर्म कर लिया कि जुनेद इकबाल को या असद को या सारम को रिटर्न जमा करानी है, तो उसके पास एक लीगल प्रोविजन पावर मौजूद है, वो है सेक्शन नंबर 114(4) की। वहां वो आपको नोटिस कर देगा इन राइटिंग कि भाई आप रिटर्न जमा कराइए। ये उसके पास पावर मौजूद है, अब वो जब भी एक्सरसाइज करें। अच्छा, अब इसमें दो बातें आपने देखनी है और तीसरी ये टेक्स्ट को गौर से पढ़ना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कितने सालों के लिए हमें नोटिस कर सकता है, तो इसको आप पढ़िए। नोटिस में बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर। यानी हम आज टैक्स ईयर 25 में बैठे हैं, तो वो हमें पिछले 5 टैक्स ईयर का नोटिस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 25 में हूं तो 24, 23, 22, 21 और 20, 20, 21, 22, 23, 24, 20 से लेकर from for tax year 20, 21, 22, 23 and 24. For these 5 tax years, commissioner has power to issue notices that in his opinion you are required to file return of income. एक बात हो गई। अच्छा, अगर इसको आप जरा कनेक्ट कीजिएगा आईआरएस से। आप आईआरएस की पोर्टल पे जैसे ही अपना लॉगिन बनाते हैं, आप बोलते हैं जुनेद भाई हमने तो अभी अपने आप को रजिस्टर किया और 5 साल के नोटिस आ गए, मेरी तो सैलरी इनकम ही अभी शुरू हुई है। तो देखिए वो इसलिए आते हैं कि यहाँ ये लीगल कवरेज मौजूद है। आप उसे नहीं कह सकते कि क्यों नोटिस किया, क्योंकि इस लीगल कवरेज की वजह से आईआरएस में आपको 5 साल के नोटिस नॉर्मली हर एक को आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, बट वेयर अ पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर एनी ऑफ द लास्ट फाइव कंप्लीटेड टैक्स ईयर्स। अब ये बहुत अहम बात है। आप जैसे ही आईडी पासवर्ड किसी का बनाएं, तो आपको ये चाहिए कि एक रिटर्न तो फौरन डाल दें, कोई भी एक रिटर्न डाल दें। 20 से लेकर 24 तक में से किसी भी एक साल की रिटर्न जरूर फाइल कर दीजिए। इसका एक फायदा है। क्या फायदा है? अगर आप ऐसा नहीं करते, यानी पिछले 5 साल में से कोई एक रिटर्न आप जमा नहीं कराते, तो अब कमिश्नर के पास कितनी पावर है, अब आप देखिएगा। नोटिस में बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर ऑफ द लास्ट 10 कंप्लीटेड टैक्स ईयर। तो अब क्या होगा कि अगर आपने पिछले 5 साल की रिटर्न जमा नहीं कराई, तो कमिश्नर के पास ये पावर है कि अगर किसी एक साल की रिटर्न भी आपने जमा नहीं कराई पिछले 5 सालों में से, तो वो आपको 10 सालों के नोटिस इशू कर सकता है, ठीक है। तो 20 से पीछे भी आप 5 साल आपको जाना पड़ेगा, 19, 18, 17, 16, 15। तो 2015 से लेकर 2024 तक के आपको वो नोटिस कर सकता है, उसके पास ये पावर है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम देखते हैं कि वो 5 साल के नोटिस आपको भेज रहा होता है। एक ये बात आपको क्लाइंट को आप समझाएंगे ये बात कि ठीक है आज आप बच गए, कल आप बच गए, भाई वो तो कभी पिछले 10 साल उठा सकते हैं आपके। तो मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर थिंग्स, आपको चीजों को ठीक करना चाहिए। अच्छा, अभी भी वो बॉदर नहीं करता आपका क्लाइंट, उसको 114(4) का नोटिस आ गया, बट इज नॉट बॉदरिंग कि भाई ठीक है देख लेंगे कोई बात नहीं। तो क्या होगा, वो आपको फिर सवाल करता है, अच्छा भाई ठीक है उसने ओपिनियन भी फॉर्म कर दिया, देन व्हाट्सअप, क्या क्या होगा? वो नोटिस करेगा, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, तो क्या होगा? नहीं। तो आप उसको फिर बताएंगे दो बातें कि सर देखिए, अब उसकी मजीद पावर यह है कि अगर आप नॉन कंप्लायंस करेंगे, नॉन कंप्लायंस मतलब पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 114(4) बाय द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। आपको नोटिस किया, आपने उसको अहमियत नहीं दी, तो क्या होगा? तो ये होगा, एक बात ये होगी कि 121 सबसेक्शन 1 BJA मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इसको हम अलग से पढ़ेंगे सेपरेटली। ये देखिए हमारे कोर्स आउटलाइन में है भी, मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद कोई नेट का या वेबसाइट बैठ गई, या नेट नहीं कनेक्ट, जो भी है बहरहाल ये हमारी कोर्स लाइन में हमने बताया था, ये अलग से हम पढ़ेंगे इसको। लेकिन इसका मतलब ये होता है अगर आप रिटर्न जमा नहीं करा रहे, तो 121(1) में कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो दो बातों को सामने रखते हुए आपकी इनकम खुद वर्कआउट कर लेगा, आपका टैक्स खुद वर्कआउट कर लेगा, ऑर्डर फ्रेम करके आपका ऑर्डर खुद वर्कआउट कर लेगा। यानी इनकम भी निकाल ली, टैक्स भी निकाल लिया, और आपका ऑर्डर भी वर्कआउट कर लिया। आपके घर ऑर्डर भेज दिया जाएगा, 137 का नोटिस भेज दिया जाएगा कि ये आप पैसे जमा करा दीजिए, या आप 30 डेज में अपील कर दीजिए। आप अपील फाइल नहीं करेंगे, आपको 138 का नोटिस कर दिया जाएगा कि आपकी डिमांड ओवर ड्यू हो गई, आप पेमेंट कर दीजिए। अच्छा, ये सब नोटिस जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, हम एक एक करके सबको देखेंगे, लेकिन आपको इस वक्त जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ओवरऑल फ्लो क्या होता है, सिस्टम साइकिल कैसे चलता है। उसके बाद आप फिर भी पैसे नहीं देंगे, 140 में नोटिस करके, 140 में उन लोगों को नोटिस होता है जिनके पास आपके पैसे हैं, यानी कि बैंक्स उसमें हो सकते हैं, कस्टमर्स आपके हो सकते हैं, तो उनसे आपके पैसे ले लिए जाते हैं। तो कमिश्नर के पास एक पावर तो ये हो गई कि आपने रिटर्न नहीं जमा कराई, 114(4) के नोटिस को अहमियत नहीं दी, तो बेस्ट जजमेंट हो सकती है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस द टैक्स पेयर सबमिटेड रिटर्न। अब अगर आपने रिटर्न जमा करवा दी है, तो क्या होगा, आप अच्छे बच्चे बन गए, आपको समझ आ गई, आपने रिटर्न जमा करा दी, तो वही अगेन आपके 114(4) के नोटिस के बेसिस पे भी जब आप रिटर्न जमा कराएंगे,
तो जिस तरह से 114 एक की यानी आपने वॉलंटरली रिटर्न जमा कराई थी तो आपको डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है 120 एक में। इसी तरह से आपको 120 एक में यहां पर भी डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है, यानी कि टैक्स रिटर्न फाइल्ड ट्रीटेड एज डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर। तो ये हमारी बात मुकम्मल हुई। रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस हमने थोड़ा सा देख लिया। आप रिटर्न जमा कराते हैं, असेसमेंट ऑर्डर इशू होता है, आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं तो डीम्ड अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है। और आप रिटर्न नहीं जमा कराएंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, और आप रिटर्न जमा करा दें 114(4) के नोटिस के अगेंस्ट में तो फिर डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है। और 120(1) के बाद की कहानी यही चलती है जो यहाँ मौजूद है। अब आप यहाँ आ गए हैं तो आगे की सारी चीजें आप दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं और दोबारा से 122(3) का ऑर्डर भी इशू हो सकता है। अच्छा, अब यही जो बातें हमने की हैं, अब हम कुछ नोटिस कुछ हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं एफबीआर के। आईआरएस पे भी हम जाकर देख सकते हैं, मैंने डाउनलोड कर ली है क्योंकि नेट कनेक्टिविटी आजकल बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो ये देखिए, आपको नजर आ रहा है, नजर आ रही है रिटर्न? प्लीज बताइएगा। जी जी सर, आ रही है। ओके, अब ये देखिए, ये 114(1) का डॉक्यूमेंट आपके पास जब आए ना, इसका मतलब ये है कि क्लाइंट ने खुद से अपनी रिटर्न जमा कराई है। ठीक है, और ये पहला पेज एक्नॉलेजमेंट पेज होता है कि भाई ये हम मजीद इसको तो बाद में देखेंगे, हम मॉडल 2 में रिटर्न देख चुके हैं, वैसे उसकी जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ अभी आपको 114(1) की बात बतानी थी कि 114(1) का क्या मतलब होता है, यानी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलेंटरली फॉर कंप्लीट ईयर। एक्नॉलेजमेंट स्लिप के नीचे मैं क्लिक नहीं कर पा रहा, कि नीचे जो हेडिंग आ रही है मैं ये आपको बता दूं। ओके, बाज औकात आप रिटर्न जमा नहीं कराते तो आपको इस तरह का नोटिस आ जाता है। हेडिंग पढ़ लीजिएगा, ये नोटिस तो नहीं है 114(4) का, ये 114(4) के का नोटिस भी मैं आपको बल्कि पहले दिखा देता हूं, अगर फौरन हम देख सकें, बल्कि ठीक है हम देख लेंगे अपनी जगह पे, अभी हम वक्त जाया नहीं करते। मैं आपको ये दिखाता हूँ, जब 114(4) का नोटिस आता है उसमें ये बात कही जाती है कि भाई आप रिटर्न जमा नहीं कराई आपने, आप रिटर्न जमा करा दें, आपको मौका दिया जा रहा है। तो देखिए, अब ये डॉक्यूमेंट जब आपके पास आएगा ना, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड ऑन नोटिस फॉर कंप्लीट ईयर 114(4), 114(4) का मतलब ये है कि भाई आपको कमिश्नर ने कहा है कि रिटर्न जमा कराएं, आपको खुद होश नहीं आया था बल्कि आपको कमिश्नर साहब ने होश दिलाया है। ठीक है, अब 114(1) हो या 114(4) हो, जब आप ये रिटर्न सबमिट करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है। इसको यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं, इसको सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं। तो ये देखिए 120 ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट, बस हेडिंग आप देख लीजिए। तो ये ऑर्डर इशू हो जाता है, कंप्लीटेड टास्क में आपको मिल जाता है। ये भी कंप्लीटेड टास्क में होता है और ये भी कंप्लीटेड टास्क में होती है रिटर्न, और ये भी, ये डिक्लेरेशन के टैब्स में होती हैं और ये असेसमेंट के टैब में होती है। फिर जैसे मैंने आपको बताया आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप रिटर्न रिवाइज करके जमा कराते हैं तो इस तरह का आपको डॉक्यूमेंट मिलता है डिक्लेरेशन में। 114(6) का डॉक्यूमेंट अगर आए, या आप कहीं पे जजमेंट पढ़ रहे हैं, कहीं कोई ग्राउंड ऑफ अपील आपने लिखने हैं और आप 114(6) लिखना चाहते हैं, रिवाइज रिटर्न की बात करना चाहते हैं, तो आप ये कहेंगे द टैक्स पेयर हैज रिवाइज्ड हिज रिटर्न अंडर सेक्शन 1146। तो 1146 कहीं जजमेंट में आप पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे ये क्या चीज है। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट ने, टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न रिवाइज की है। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड आफ्टर रिवीजन फॉर कंप्लीट टैक्स ईयर। अच्छा, जब मैंने आपको बताया कि जब आप रिवाइज करेंगे रिटर्न तो फिर आपको डीम्ड अमेंडेड असेसमेंट इशू होता है, और वो ये है। जाहिर है इसमें आपकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। और ऊपर देखिए ऑर्डर में क्या लिखा है, 122(3). अब 122(3) ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए आपको। इस कोर्स के बाद आपको हर हिस्से पे पता हो क्या मतलब। अब 122(3) का मतलब पता है कि जी एक रिटर्न रिवाइज हुई थी, उसके अगेंस्ट में कमिश्नर ने ऑटोमेटिकली आईआरएस के जरिए डीम्ड असेसमेंट, डीम्ड अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू किया। अब जब 122 में कोई नोटिस इशू किया जाएगा तो इसको चैलेंज किया जाएगा, 120 वाले को चैलेंज नहीं किया जाएगा, उसकी जांच पड़ताल नहीं होगी बल्कि इसकी जांच पड़ताल होगी, क्योंकि आपने अपने हाथ से ही एक असेसमेंट तो कर दी ना आपने, यानी एक अमेंडमेंट तो अपनी असेसमेंट की कर दी, वो खुद ही कर दिया आपने, कैसे, अपनी रिटर्न रिवाइज करके। तो देखिए 122(3) का ऑर्डर इशू है, ऑर्डर टू अमेंड सेल्फ असेसमेंट ऑन रिवाइज ऑन रिवीजन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। फिर मैंने आपको बताया कि उन्हें अकल नहीं आ रही टैक्स पेयर को, वो रिटर्न नहीं भर रहे, 114(4) के नोटिस को अहमियत नहीं दे रहे, तो ये आपका डीम्ड, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुई है कि ऑफिसर ने 34 लाख का टैक्स खुद निकाल दिया। हाँ, एक लेक्चर में बात बताना भूल गया, वो 121 में डिटेल में पढ़ेंगे कि वो दो बेसिस पे करता है बेस्ट जजमेंट। क्या, अपना जहन लगाता है, यानी अपनी जजमेंट अप्लाई करता है, अपनी ओपिनियन, अपनी जजमेंट, अपनी प्रूडेंस, और प्लस बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन वो एमआईएस से ले सकता है, एक्साइज डिपार्टमेंट से ले सकता है, बैंक से ले सकता है, और इन दोनों वेरिएबल्स को सामने रखते हुए वो ऑर्डर ड्राफ्ट कर देता है आपका, और ऑर्डर बना देता है। और ये बेस्ट जजमेंट ऐसी जजमेंट होती है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि अब इसके अगर आपके पहले से रिटर्न जमा हुई भी थी, क्योंकि बेस्ट जजमेंट किसी एक वजह, सिर्फ इस वजह से नहीं होती, बेस्ट जजमेंट दो और वजूहात की वजह से भी होती है। बेस्ट जजमेंट इसलिए भी होती है, आपको आपने आपसे ऑडिट में चीजें मांगी, आपने नहीं दी,
तो अगर बेस्ट जजमेंट हो जाए तो पहले से जमा हुई हुई रिटर्न भी इनवैलिड हो जाती है, और बेस्ट जजमेंट अगर हो जाए तो आप उस साल की रिटर्न भी नहीं भर पाते। और प्रैक्टिकल बात सुन लें, बात क्या होगा, आपको फोन आएगा, आपको बोलेंगे सर हमने एक ट्रांजेक्शन करनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैं फाइनल नहीं बन पा रहा। जब आप जाकर देखते हैं तो उसकी बेस्ट जजमेंट हुई भी होती है। बेस्ट जजमेंट को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है, आपको कमिश्नर अपील के पास जाकर अपील फाइल करनी पड़ेगी, केस को रिमांड करवाना पड़ेगा, और रिक्वेस्ट करा और रिमांड में लिखवाना पड़ेगा कि इनको अपनी रिवाइज रिटर्न भरने का ऑप्शन दिया जाए। बेस्ट जजमेंट को नल एंड वॉइड कराना पड़ेगा, अदरवाइज ये जजमेंट इंटैक्ट रहेगी। सबसे मजबूत जजमेंट है, असेसमेंट ऑर्डर है ये। और जैसे मैंने आपको बताया था स्लाइड 1 में कि अगर आपकी रिटर्न जमा हो गई, उसमें कुछ कंप्लीटनेस का मसला है, कोई चीज रह गई है, तो जैसे देखें लिमिटेड कंपनी ने अकाउंट्स नहीं लगाए थे, ऑडिटेड अकाउंट लगाना भूल गई थी, तो 120(3) के अंदर नोटिस आ सकता है, नोटिस टू कंप्लीट डेफिशिएंसीज ऑफ इन रिटर्न ऑफ इनकम। भाई आपने ये डेफिशिएंसीज हैं, आप इनको पूरा कर दें। यहाँ पे आपके कोई ऑडिट नहीं होता, यहाँ पे कोई शो कॉज नहीं होता, बस ये कहा जाता है आपने रिटर्न कंप्लीट जमा नहीं कराई थी, वो रिटर्न को कंप्लीट आप जमा करवा दीजिए। तो 120(3) के ये नोटिस ये भी बहुत आते हैं, नोटिस टू कंप्लीट डेफिशिएंसीज। अगर आप ये जमा करा देंगे विद इन, जैसे इसके अंदर देखें क्या है ड्यू डेट 9 मार्च, 9 मार्च को आप पे तक जमा करा देंगे तो ठीक, नहीं तो आपकी रिटर्न ही इनवैलिड तस्वुर की जाएगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके अगेंस्ट में क्या आपको ऑर्डर मिलते हैं, रिवीजन का क्या मतलब होता है, और डीम्ड अमेंडेड असेसमेंट का क्या मतलब होता है, कितने साल को के आपको नोटिस इशू कर दिए किए जा सकते हैं, और आप नोटिस को अहमियत नहीं देंगे तो बेस्ट जजमेंट हो सकती है, और बेस्ट जजमेंट का क्या मतलब होता है। आज की क्लास से मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लीजिए। सर जो बेस्ट जजमेंट है इसको थोड़ा सा ना रिपीट कर देंगे, क्योंकि मुझे ना उसे क्लियर नहीं हुआ है टॉपिक। अच्छा, अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, बेस्ट जजमेंट का हमारा पूरा एक टॉपिक है और केस स्टडी हम कराएंगे। ये देखिए आपको पहले मैं यहाँ बता दूं, ये देखिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट प्रोसीडिंग्स विद रियल लाइफ केस स्टडी में कराऊंगा। यहाँ मैं आपको अभी समझा देता हूँ, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको नोटिस आया और आपने रिटर्न जमा नहीं कराई, तो आपने नोटिस पे रिटर्न जमा करानी चाहिए थी ना, आपने रिटर्न नहीं जमा कराई। तो ऑफिसर ये करेगा कमिश्नर कि वो देखेगा सरमद ने तो सैलरी कमाई है 20 लाख रुपए और ये रिटर्न जमा नहीं करा रहा, इसने एक प्रॉपर्टी भी खरीदी है एमआईएस में, उनके पास नजर आ रहा है, तो वो क्या करेगा, आप यूं समझें कि आपकी रिटर्न खुद भर देगा। अब जाहिर है जब खुद भरेगा उसके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो वो गलत भर सकता है, आपकी डिमांड ज्यादा निकाल सकता है, तो आपके बिहाफ पे वो खुद रिटर्न बना के आपका टैक्स निकाल के आपके घर भेज देगा कि सरमद भाई आप तो रिटर्न जमा नहीं करा रहे थे, आपने जहमत नहीं की तो मैंने जहमत कर दी और आपकी रिटर्न बनाकर आपको दे दी है, ये आपका टैक्स बनता है, ये आप जमा कराइए। ये एक रीजन मैंने आपको बताई है बेस्ट जजमेंट की। बेस्ट जजमेंट की 2 और रीजन होती हैं जो हम डिटेल में जब पढ़ेंगे बेस्ट जजमेंट वहां पढ़ेंगे। यहाँ तो आपको एक कॉन्सेप्ट देना था कि आज आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस क्या होता है, मैं रिटर्न नहीं जमा कराऊंगा तो क्या होगा, क्लाइंट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आईआरएस पे 5 साल के नोटिस क्यों आ जाते हैं उसको हम कनेक्ट कर लें, 10 साल के भी नोटिस आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। सारे में क्लियर हुआ आपको? ये हो गया क्लियर। जो ताजिर दो स्कीम है उसके तहत भी बेस्ट जजमेंट ऑर्डर इशू जो हुए हैं लोगों को? नहीं 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 नहीं, अगर नहीं ऐसा नहीं, उसको अभी नहीं मिला इधर, बस जितना मैंने बताया उतना ही रखें, उसको यहाँ नहीं मिला है, उसको यहाँ नहीं मिला है, वो हम देख लेंगे अपनी जगह। अभी अभी जो ताजिर दो स्कीम है ना, उसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन अपनी कराएं, यानी अपना एनटीएन बनाएं। बेस्ट जजमेंट की अभी कोई बात नहीं हो रही, उन्हें सिर्फ अभी ये कहा जा रहा है कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उन्हें रजिस्ट्रेशन न करवाने पे पेनलाइज किया जा रहा है, तो अभी वहां पर ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है जी, असद भाई क्या सवाल है आपका? जी भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कंप्लीटेड टैक्स ईयर से क्या मुराद है? आया जैसे अभी कंप्लीटेड टैक्स 2024 ईयर खत्म हुआ है। कंप्लीटेड टैक्स ईयर का मतलब ये है जो साल मुकम्मल हो गया। जैसे आज अगर मैं आपसे पूछूं 2024 क्या कंप्लीट हो गया, आप बोलेंगे जी हो गया है। क्यों? क्योंकि 30 जून 2024 खत्म हो गया। तो कंप्लीटेड का मतलब ये है। जी ठीक है, यानी उसके रिटर्न सबमिशन की लास्ट डेट से ताल्लुक नहीं है, टैक्स पीरियड से ताल्लुक है। टैक्स पीरियड से ताल्लुक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी कोई और सवाल? सर इस टॉपिक से हट के सवाल है, आप पहली जी बोले। आंसर कर दो। सर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने कंपनी तो बना ली लेकिन ना ही उसका अकाउंट खोला, ओपन किया मतलब, और ना कोई उसमें एक्टिविटी है, वो सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर्ड है एफबीआर में। अब इस केस में जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, लाइक वो ऑडिट कराएगा अपने अकाउंट तो मतलब है ही नहीं कुछ। देखिए पहली बात तो ये है कि जब आपने अपनी कंपनी बना ली, उसका एनटीएन ले लिया, उसका एसटीआरएन नंबर ले लिया, तो जब आप 114(1) में जाएंगे तो वहां लिखा है कि भाई एवरी कंपनी को रिटर्न बनाना है। अब उसको नील की रिटर्न भी जमा करानी है। आपने कहा ऑडिट होगा या नहीं होगा, रूल्स में लिखा है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करानी है, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा इनकम टैक्स के रूल्स को कंप्लाई करने के लिए। आप ये बोलेंगे एससीसीपी में तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ठीक है वहां रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों लॉज के अंदर ये इनकंसिस्टेंसी मौजूद है,
तो हम तो ये करते हैं कि ऑडिट करवा लेते हैं, नॉन क्यूसीआर रेटेड फॉर्म से आप करवा लें, सस्ते में हो जाएगा 25,000 रुपए में। क्यूसीआर रेटेड 50,000 रुपए कम से कम लेगा आपकी डेट कंपनी के भी। तो अदरवाइज ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप अनऑडिटेड अकाउंट लगा दें। एफबीआर वाला इतना बॉदर नहीं करता कि भाई आपने रूल्स की फला कंप्लायंस क्यों नहीं की, इतना कभी हमने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी। आप उसे कह सकते हैं कि जी ये तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि एससीसीपी में मेरा कैपिटल क्वालिफाई नहीं करता उस लिमिट को, तो वो आपकी बात कंसीडर कर लेंगे। लेकिन सिर्फ कानून को आप देखें तो आपको ऑडिट कराना चाहिए। अदरवाइज अनऑडिटेड अकाउंट अटैच कर दें। बैलेंस शीट में जाहिर है 2 आइटम तो होंगे ना, एक तरफ शेयर कैपिटल होगा, दूसरी तरफ जो है ना शेयर मनी रिसीवेबल होगा। जाहिर है आपने बैंक में नहीं डाले तो शेयर कैपिटल रिसीवेबल एडवांसेस होगी, और एक तरफ कैपिटल होगा। और दूसरी बात ये कि कुछ ना कुछ इनकॉर्पोरेशन के खर्चे आए हैं तो एक तरफ लाइबिलिटी आप क्रिएट कर देंगे प्रोमोटर के नाम, जो प्रोमोटर है उसी ने जेब से पैसे लगाए होंगे, एक्सपेंस क्रिएट हो जाएगा, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, रिटर्न अर्निंग नेगेटिव में आ जाएगी, तो ये बैलेंस शीट बन जाएगी और आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी।